और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज चौतरफा खरीदारी दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3% की तेजी पर बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टर हरे निशान में दिखे। 5 हफ्ते के बाद ये पहला मौका था जब पूरे हफ्ते में निफ्टी तेजी पर बंद हुआ। बाजार में क्या रही इस तेजी की वजह और बाकी दिन में कैसी रही हलचल मार्केट में, जानने के लिए चलते हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद के पास। बिल्कुल कहानी अलग है। इनफैक्ट आप इस हफ्ते की बात करें तो आपको इस हफ्ते में दोनों तरह के ट्रेड्स दिखे हैं। आपको एक एक दिन में 400 पॉइंट बाजार गिरते हुए दिखा है और एक ही दिन में 400 पॉइंट्स ऊपर भी बंद होते हुए दिखाई दिया। हाईली वॉलेटाइल वीक रहा ये और सिंगल डे में आपकी पोजीशंस बदली हैं। एक तरफ 15,800 तक के नीचे भी आप फिसले इसी हफ्ते में और आप 16,200 को भी क्रॉस कर गए इसी हफ्ते में। रेंज बहुत छोटी थी पूरे वीक के लिए, लेकिन ट्रेड्स दोनों तरह के मिले हैं। आज की अगर हम ट्रेड की स्पेसिफिकली बात करें तो आज क्लियरली आपको उन स्पेसेस में अच्छे खासे लॉन्ग्स और शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए जहां सबसे ज्यादा डेंट देखने को मिला था, यानी मेटल्स, कमोडिटीज, ये आपके टॉप लीडिंग सेक्टर्स में से भी हैं। अगर आप पहले 5 टॉप लीडिंग सेक्टर्स की बात करें तो उसमें मेटल, कमोडिटीज, बैंक्स और साथ ही आपको रियल एस्टेट स्पेस, वो आज के क्लियरली विनर्स रहे, गेनर्स रहे। निफ्टी की अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसका टॉप गेनर डॉक्टर रेड्डीज था। अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई और उसके बाद यूएस से डिमांड का मोमेंटम बना रहेगा, ये बात आई सामने, जिसके बाद हमने पूरा रब ऑफ इफेक्ट पूरे फार्मा स्पेस पे दिखाई दिया। सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, सिप्ला, इन सभी काउंटर्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट एफएनओ का भी टॉप गेनर फार्मा स्पेस को ही था, ग्रैन्यूल्स इंडिया। सो ये एक स्पेस था जिसने आज क्लियरली परफॉर्म किया, लेकिन बाजार को आज क्लियरली जो लीडरशिप दी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी। 3% तक की तेज था, 2-2.25%, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में जिस तरह की तेजी रिलायंस ने दिखाई, 5% से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो बड़ी वेटेज है रिलायंस की। आप ये जो 400 पॉइंट्स का जो मूव देख रहे हैं उसमें से 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव तो सिर्फ रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है। सो रिलायंस आज क्लियरली लीडरशिप रोल में दिखा। आपको स्पेस सारे सेक्टर से सपोर्ट किया, मेटल हो, कमोडिटी हो, फार्मा हो, फाइनेंस हो। टेक्नोलॉजी और आईटी ने आज कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिस तरह के ग्लोबल मेल्टडन भी चल रहा है, वहां से किसी तरह की गेनर्स निकल कर नहीं आए, लेकिन बड़े ड्रैगर्स भी निकल कर नहीं आए। लेकिन क्लियरली ऑटो पैक, हमने इस पूरे हफ्ते में ऑटो पैक में एक अच्छी वाइब्रेंस देखी, बाइंग इंटरेस्ट देखा और आपको आज वहाँ उस स्पेस से जो बड़ा गेनर रहा वो अशोक लेलैंड था, वहाँ पर भी नंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई, कमर्शियल व्हीकल्स में एक टर्न अराउंड है और साथ ही बात ये हो रही है क्योंकि जो उनके लिए हेडविंड्स थे वो शायद कहीं ना कहीं अब टेलविंड्स हो गए हैं। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो, कमोडिटी प्राइस सॉफ्टन हुए, तो कमोडिटी यूजिंग सेगमेंट्स जो है वहाँ तेजी थी। अशोक लेलैंड को हमने तेज दिखाई दिया। बैंक्स में से आपको कंट्रीब्यूटिंग बैंक्स ने भी आज अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। फिनेंस काउंटर्स हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, इन सभी काउंटर्स में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंकिंग में लेड बाय इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई, तो ये सारे स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया। एफएनओ में दूसरे जो बड़े काउंटर्स थे उसमें आपको बीएचईएल जैसे काउंटर भी सामने निकल कर आए। इनके नंबर्स, बीएचईएल के आज नंबर्स हैं और उससे पहले का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन क्लियरली आज जो लीडरशिप थी वो रिलायंस के पास थी। 16,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस भी माना जा रहा था, उसके ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब हुआ है, यानी बुलिश सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक के लिए भी यहां से। और अब बात करते हैं कल श्री सीमेंट के नतीजे आने वाले। चौथी तिमाही में मुनाफे में करीब 36% से ज़्यादा की गिरावट का अनुमान है। हालांकि बिक्री करीब 3.5% बढ़ने की भी उम्मीद है। कैसे रहेंगे नतीजे, क्या है उम्मीद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। भारत की दूसरे सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू ले लीजिए या कैपेसिटी ले लीजिए, श्री सीमेंट के जो नंबर्स है वो फोकस में रहने वाले हैं। स्टॉक में अगर देखा जाए तो लगभग 11% का जो गिरावट ऑलरेडी एक महीने में दिखा हुआ है और पिछले 6 महीने में जो है स्टॉक में 20% का जो है डाउन टिक देखने मिला है। आंकड़ों की बात करें तो इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा सेल्स का, जो अनुमान है कि 3.5% गिरेगा। एबिटा का आंकड़ा 949 करोड़ का है, अगर इसके नीचे आंकड़े आए तो जो है वीक रिजल्ट्स कहेंगे। और एबिटा मार्जिन पे 23% का जो आंकड़ा है उस पर फोकस रखेगा, अगर उसके नीचे नंबर्स आते हैं तो कमज़ोर
नतीजे दिख सकते हैं। वॉल्यूम में एक्सपेक्टेशन है कि डीग्रो होगा ऑलमोस्ट 1.6% का, रियलाइजेशन हालांकि डिक्लाइन भी होंगी लगभग आप कह सकते हैं 2% सिक्वेंशियली बेसिस में, और एक शार्प प्राइस जो इस क्वार्टर में देखने मिल सकता है हाईली ट्रेडेड गुड्स का, जो इम्पैक्ट करने वाले रिजल्ट्स को। इसके अलावा ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है उस पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि क्या डिमांड इंप्रूव किया है कि नहीं, और आगे जाते हुए ऑफकोर्स प्राइस इंक्रीज ट्रेंड और कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी इनपुट कॉस्ट उस पर तो फोकस रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगा कि क्या इम्पैक्ट देखने मिला है, स्पेशली आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जहाँ पे पिकअप देखने हुआ है उस पर कैसे स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। और अब बात करते हैं जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज के दोबारा उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। जेट एयरवेज को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं कि कब से उड़ान भरी जा सकती है जेट एयरवेज, और क्या कुछ नया पता चल रहा है इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, जेट एयरवेज अब वापसी इंडियन एविएशन सेक्टर में करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के तहत आखिरी मुकाम हासिल करना था वो जेट एयरवेज ने कर लिया है। यानी कि जेट एयरवेज को एविएशन रेगुलेटर DGCA की तरफ से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है जो जेट एयरवेज को मिल गया है। ये रीवैलिडेटेड इसलिए है क्योंकि इसके पहले जब जेट एयरवेज ग्राउंड हुई थी, उसने उड़ान सेवाएं बंद की थी, तो उसके बाद उसका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एक तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसको रीवैलिडेट किया गया और वो अब जाकर के जेट एयरवेज को दे दिया गया है। लेकिन उसके पहले प्रक्रिया के तहत जेट एयरवेज ने 15 मई को और 17 मई को 2 प्रूविंग फ्लाइट की थी। 15 मई को दिल्ली मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में, जबकि 17 मई को दिल्ली हैदराबाद सेक्टर में प्रूविंग फ्लाइट, सफल प्रूविंग फ्लाइट की, जिसके बाद में DGCA ने अब जेट एयरवेज को उनका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी कि इसको यूं भी देखें कि जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होने चाहिए थे उन तमाम पड़ाव को जेट एयरवेज ने पार कर लिया है। और अब जेट एयरवेज लक्ष्य यही लेकर के चल रहा है कि इसी साल के दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में जेट एयरवेज आकाश में वापस नजर आएगा, अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर पाएगा। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ग्राउंड हुआ था अलग अलग कारणों के चलते। उसके बाद में ये NCLT में भी मामला गया, और उसके बाद जलान कंसोर्शियम ने जेट एयरवेज की कमान अपने हाथ में लेने के बाद में जितने भी कंप्लायंसेस थे उसको पूरा किया है। और अब जेट एयरवेज अपने एक नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने जा रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट जेट एयरवेज की तरफ से आया है उसमें इस बात का भी एक बेहतर संकेत दिया है कि कोशिश उनकी यही होगी कि जो जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉयज रहे हैं, जो मुश्किल परिस्थिति में भी जेट के साथ थे, उन्हीं को वो रिटेन करना चाहेंगे, वापस वो उनको ऑनबोर्ड करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के काफी पॉजिटिव संदेश के साथ में जेट एयरवेज वापसी करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है, और एक अहम पड़ाव एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जेट एयरवेज ने हासिल कर लिया है। थैंक यू समीर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच जेट एयरवेज वापसी करेगा। रुक करते हैं दूसरी खबर का। ET नाउ स्वदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ओला उबर को नोटिस जारी किया है। क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस में और क्या होगा इस नोटिस का असर, देखते हैं स्वदेश विशेष में। चलिए, ET नाउ स्वदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार ये कहते थे कि ओला उबर की जो हरकतें हैं ड्राइवर्स की, जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और हमने लगातार इस बारे में डिबेट्स करी, लगातार आपसे बात करी, व्यूज़ लिए, और उसका अब असर हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओला और उबर को नोटिस जारी किया है। गलत ओवर चार्जिंग को लेकर 15 दिन में जवाब देने को कहा है। बता दें कि 5 मई को हमने अपने शो स्वदेश विशेष में कैब एग्रीगेटर्स की मनमर्जी को लेकर स्पेशल शो किया था। इसे बताया था कि इतनी मनमानी क्यों है, जिसके बाद उबर और ओला, जुगनू जैसे कई तरह के कैब सर्विसेज को लेकर सरकार ने उनकी क्लास लगाई थी, क्योंकि इन कैब एग्रीगेटर्स से लोग अजीज आ चुके थे और इनकी शिकायतें कर चुके थे, जिसको लेकर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों ने कैब एग्रीगेटर्स की क्लास ली। वहीं अब सरकार ने भी इन एग्रीगेटर्स की मनमानी पर नकेल लगाते हुए नोटिस जारी किया है। ज़रा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, पहले तो जो बात हुई थी हमारी वो ये हुई थी कि भाई डांट लगाई है, कड़ी निंदा करी है, फटकार करी है। अब यहाँ से थोड़ा मामला एक कदम ऊपर गया है और जहाँ पे नोटिस जारी किया गया। क्या नोटिस है और क्या जवाब मांगा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप।
जी बिल्कुल, जब हमने शुरुआत में ही बताया था कि ज़मीनी हकीकत यह है कि भले ही ओला उबर की ओला उबर की जो पहुंच है वो बहुत बढ़ गई हो भारत में, उसके जो यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई हो, लेकिन जो उसकी सर्विसेज हैं वो इतनी बुरी हैं कि उसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लगातार हो रही है, उसको लेकर के ग्राहक परेशान हैं। और उसी का नतीजा है कि अगर आप आंकड़े देखें, यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे जो शिकायतें दर्ज हुई हैं ओला या उबर के खिलाफ, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2022 तक सिर्फ ओला के खिलाफ तकरीबन 2500 मामले जो शिकायत दर्ज की गई हैं, जबकि उबर के खिलाफ 770 मामले शिकायतें दर्ज की गई हैं। यानी कि ये वो मामले हैं जहां पर लोगों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ रुख किया। ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों शिकायतें हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कहीं ट्वीट पर, सोशल मीडिया या अलग अलग जरियों से दर्ज की गई। और उसी का नतीजा है कि सरकार ने पाया कि शिकायतों का अंबार लग रहा है, शिकायतों में वो गंभीरता है, वो शिकायतें काफी हद तक सही है। और अब नतीजा ये है कि दोनों को ही, ओला और उबर को, नोटिस जारी किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने, जो कि उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो नोटिस जारी किया गया है इससे महज 15 दिन के भीतर दोनों से जवाब मांगा गया है कि आप पर जो आरोप लगे हैं, जो शिकायत है, इन पर आपका क्या जवाब है। अगर ये जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो ये पक्का मान के चलिए कि दोनों के ही खिलाफ सरकार कोई कड़ी कार्रवाई, एक्शन ले सकती है, कोई दंड लगा सकती है। लेकिन ये जो नोटिस जारी की गई हैं इसमें साफ तौर पे दो बातें कही गई हैं। पहला ये है कि जो शिकायतें हैं उसमें ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो ग्राहकों का मूल अधिकार है, कंज्यूमर राइट है, उसका वायलेशन हो रहा है, वो ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और दूसरा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि काम करने का तरीका बिल्कुल आपका गलत है। इसको और सरल भाषा में अगर देखें तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के चलते नोटिस थमाया गया है। मसलन कि अगर एसी राइड बुक करी है अपने कैब, ओला या उबर की, तो ड्राइवर कई बार एसी नहीं चलाता है। कैंसिलेशन के जो चार्जेस आप पर लगाए जाते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि जो ऐप पर दिखाया जाता है वो कैंसिलेशन चार्जेस कम होते हैं। तो ये कैंसिलेशन चार्जेस जो ज्यादा बुक होते हैं वो भी एक बात है। तीसरी बात यह है कि जो उपभोक्ताओं से, कंज्यूमर से बार बार ड्राइवर उनके डेस्टिनेशन या लोकेशन जानने के लिए दबाव बनाते हैं, उनसे ये कहते हैं कि आप राइड कैंसिल कर दो, मुझे कैश में पैसा दे देना। ये जितनी प्रैक्टिसेस हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और उसको लेकर के सरकार ने उनको नोटिस थमाया है। देखते हैं क्या जवाब देती है ओला उबर, और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि 15 दिन बाद आप एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से होता हुआ देखेंगे। आपने कहा 15 दिन का समय है, 15 दिन में जवाब देना है। अगर असंतोषजनक जवाब हुआ तो एक्शन होगा। एक्शन क्या रेंज में हो सकता है, कहां से लेके कहां तक? अगर असंतोषजनक जवाब होता है तो एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल उत्कर्ष, आपका सवाल बल्कि हजारों लाखों लोगों का सवाल होगा कि जो इससे परेशान है, कि वो ये देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो दंडात्मक एक्शन होता है कि कम से कम उसके बाद ये फॉल इन लाइन, कम से कम उसके बाद सेवाओं में सुधार हो। लेकिन सूत्र ये बताते हैं सरकार की तरफ से कि चूंकि ये पहला मामला जो सरकार देखेगी कि फर्स्ट एक्शन जो होगा उसमें हेफ्टी पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। मसलन जो आर्थिक दंड लगाया जा सकता है वो हो सकता है कि कुछ पैसों की दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो पहले कदम पर हेफ्टी पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके की शिकायतें या बार बार ये रिपीट होता है तो माना ही जा रहा है कि उसके बाद सिर्फ ये आर्थिक दंड नहीं, उसके बाद आगे चल करके लाइसेंस को रद्द करने जैसे दंडात्मक कार्रवाई भी सरकार उठा सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, उसके लिए सरकार पहली ही दफा में इस तरीके का कड़ा एक्शन ले, ऐसी संभावना कम है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप एक आर्थिक दंड वो लगाया जा सकता है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को जल्द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मदद का ऐलान कर सकती है। इरिना स्वदेश को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद की जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को सरकार जल्द ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके हिसाब से वैसी कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी या फिर जो कि अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से MNRE ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी
ज़्यादा का फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को दी जाएगी, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है। MNRE ने अपने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की मदद के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर, उसमें भारी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, उसके दायरे में भी ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स को लाया जाए ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के ऊपर चलेंगी और उसकी स्थापना होगी, उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है वो इन्वाइट किया जाएगा। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उनके लिए एक मिनिमम परसेंटेज तय कर दिया जाए जो कि इस्तेमाल से संबंधित होगा। मतलब CGD के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सालाना आधार पर अगले 8 साल में करीब 4 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और उसके लिए करीब 100 से 170 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप करने की भी योजना तैयार की गई है ताकि इस प्रोडक्शन टारगेट को मीट किया जा सके। निकल और कॉपर जैसी कमोडिटी के दाम बढ़ने और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से पिछले महीने से सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड में भारी गिरावट दिखी जा रही है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि डिमांड 50% तक गिर चुकी है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं कृतिका अरोड़ा के पास। सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और अप्रैल से तो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स की माने तो अराउंड 50% तक डिमांड में स्लो डाउन है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस बढ़े हैं। मार्च से पहले भी अराउंड 20 to 22% प्राइसेस बढ़े थे क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन था, लेकिन अभी अप्रैल से और भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलर सेल्स और पैनल्स पर, तो जिसकी वजह से प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलर सेल्स, और डोमेस्टिक पैनल्स के लिए भी सोलर सेल्स मेजरली बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। तो इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और कुछ कस्टमर्स इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी ये प्रोजेक्ट इतना लुक्रेटिव ना हो। पावर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने पावर प्लांट्स को और छूट देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए पावर प्लांट्स को ब्लेंडिंग के लिए 30% ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। कोयला की कमी से जो पावर प्लांट्स जूझ रहे हैं उनको इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, ये बता रहे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, भारी पावर डिमांड और कोयला संकट के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्लेंडिंग पर्पस के लिए अब ज़्यादा कोयला इंपोर्ट कर सकते हैं। इस आदेश के हिसाब से अब पावर प्लांट्स ब्लेंडिंग पर्पस के लिए 30% तक कोयला जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त 10% है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस बात की भी इजाज़त अब पावर प्लांट्स को दे दी गई है कि पावर प्लांट्स अब कोयला इंपोर्ट जो है संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो सफिशिएंट कोयला जो है इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग पर्पस के लिए। उसकी वजह से जो स्टॉक लेवल बढ़ना चाहिए पावर प्लांट्स के पास, वो बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही थी। तो लिहाजा जो मौजूदा चुनौती है, तमाम ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि कोयले के संकट से गुजर रहे हैं, उससे निपटने के लिए अब ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट्स को ज़्यादा कोयला इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। आपको बता दूं कि अभी भी करीब 150 जो कि डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 95 पावर प्लांट्स अभी भी क्रिटिकल लेवल पे हैं कोल स्टॉक के मामले में। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर मानसून की शुरुआत होने से पहले इन पावर प्लांट्स तक कोयले का सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर मानसून में और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जो इमरजेंसी के हालात है उसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 107 का इस्तेमाल किया है। न्यू एज कंपनियों और स्टार्टअप में इन दिनों रेजिग्नेशंस का दौर चल रहा है। आखिर क्यों हो रहे हैं ये इस्तीफे? या जो कंपनियां कोविड के टाइम में तरक्की की ऊंची उड़ान भर रही थी, वहीं अचानक छटनी का दौर क्यों शुरू हो गया है? इसी पर पेश है आज का स्वदेश विशेष।
देश में अब अजीबोगरीब हालात हैं। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन नौकरियां छोड़ने और निकालने का सिलसिला भी जारी है, खासकर न्यू एज कंपनियों में और स्टार्टअप में। इन दिनों इस्तीफे ही इस्तीफे हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं इस्तीफे? जो कंपनियां कोविड तक तरक्की की ऊंचाइयों की उड़ान पर थीं, वो अचानक अब छटनी क्यों करने लग गई? इस पर करेंगे आज के स्वदेश विशेष में चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वक्त की बात है। एक दौर था जब लोग नौकरी के लिए घर छोड़ देते थे और आज घर के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, जिसके चलते स्टार्टअप्स के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही न्यू एज कंपनियों में भी मुश्किलें आ गई हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसका ताजा नमूना है एडटेक स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर, जहां पिछले 2 महीनों में 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है। दरअसल कंपनी ने 2 साल के बाद 18 मार्च को अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था और ऑफिस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताते हुए नौकरी ही छोड़ दी। वहीं व्हाइट हैट जूनियर को वित्त वर्ष 2021 में 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जहां एक ओर इस स्टार्टअप से 800 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर सेकंड हैंड कारें बेचने वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cars24 ने भी 600 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। निकाले जाने वाले सभी कर्मचारी भारत से हैं और सभी जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गलत चल रहा है जो इतने इस्तीफे हो रहे हैं? कर्मचारी नौकरी नहीं करना चाहते या कंपनियां कर्मचारियों को रखना नहीं चाहती? क्या दनादन होते इस्तीफे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि तेजी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियां वक्त से पहले ही दम तोड़ रही हैं? बहरहाल एडटेक कंपनी वेदांतु ने भी मंदी की आशंका का हवाला देते हुए कुल 5,900 कर्मचारियों में से 7% की छटनी की है और 424 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वेदांतु ने 15 दिन पहले भी 200 कर्मचारियों की छटनी की थी, जबकि इसी साल मार्च अप्रैल में अन अकेडमी ने करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था और फरवरी में लीडा लर्निंग को अपना संचालन बंद करना पड़ा था, जिसके कारण करीब 1200 लोग बेरोजगार हो गए थे। वहीं सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने भी मई में 150 कर्मचारियों को निकाला था। फरवरी में ओके क्रेडिट ने 40 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। बहरहाल नौकरी से बेदखल होने का आंकड़ा बेहद खतरनाक है। देश में पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि महंगाई के चलते इस्तीफों की भी लहर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एट्रिशन रेट गिरकर 2021 में 19.7% हो गया था, जो 2020 में 15.8% और 2019 में 17.5% था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टार्टअप का हवा खत्म हो गया है? क्या स्टार्टअप बुलबुले की तरह फूले और फूटने लगे हैं? और अगर ऐसे इस्तीफों पर इस्तीफे पड़ते रहे तो आगे की डगर नई कंपनियों और स्टार्टअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, जो कि स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं मेक इन इंडिया के, वो जुड़ चुके हैं और शायद तक हमारे साथ थोड़े जिसमें पॉला एंजल जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो भी जुड़ेंगे। संजय, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब ये दौर ऐसा है कि आपके पास एक कंपनी थी, आपके पास एक आइडिया था, उसका रेवेन्यू मॉडल नहीं था, एक स्टार्टअप एक फंड था, उसने कहा कि चलिए अगर आप चल गए तो वाह भाई वाह, वरना मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, आप ज़्यादा पैसा मांग नहीं रहे जितना मेरे पास है, आप चला के देख लीजिए। अब जब वो कंपनी बनती है तो सोच तो बड़ी अच्छी लगती है, उसमें आप कर्मचारी भी भर्ती कर लेते हैं, लोग भी भर लेते हैं। उसके बाद आपको एहसास होता है अच्छा इसमें तो रेवेन्यू मॉडल है नहीं, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आप लोगों को रखते हैं और फिर आप लोगों को निकालने लग जाते हैं। क्या ये स्टार्टअप के जगत की सच्चाई है कि जितनी आपको अट्रैक्टिव नौकरियां मिलेंगी भी स्टार्टअप कल्चर को लेके, उतनी ही ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो छटनी के भी अंदेशे हैं? गुड इवनिंग उत्कर्ष जी। जो आपने ये पहलू बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, पर इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक जो पहले से ही आप देखिए कि पिछले 6 महीने से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च कंपनी ने भी द ग्रेट रेजिग्नेशन के ऊपर
ये रिसर्च की है कि ऑलमोस्ट हमारा जो एट्रिशन रेट है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी पिछले 2 दशक में से सबसे ज्यादा है। लास्ट ईयर करीब 21% था ऑन एन एवरेज, जो ये पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा है। तो इसमें ऑलरेडी रेजिग्नेशंस हो रहे थे और उसके कई रीजन है। दूसरी तरफ जो आपने बोला, जो स्टार्टअप में हायर एंड फायर का कल्चर है, इसके लिए भी डेफिनेटली आपको रेवेन्यू मॉडल चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आपको बहुत क्विकली ये स्केल कर सकें। बट इसके अलावा जैसे आपने जो 2-3 एग्जांपल दिए, वो जो एग्जांपल में जब कंपनीज स्टार्टअप कल्चर कर रही हैं, आपको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही हैं, और सडनली आप चेंज कर रहे हैं कि आपने कहीं से भी हायर किया है, आपने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है और आप एक डेट से आप सब लोग 100% ऑफिस आएंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने स्टार्टअप चूज किया था क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनको अच्छे पर्क्स थे, बट एट द सेम टाइम उनका पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो गया था। तो ये जूनियर लेवल पे बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉइज के तरफ से है। और दूसरा पहलू ऑफ कोर्स, जो जैसे आप देखें कि ओवरऑल आर्थिक स्थिति है, इंक्रीजिंगली वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप में, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल एक्सपेक्ट करेंगे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप वो नहीं शो करेंगे तो स्टार्टअप्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और एम्प्लॉयज ही सबसे पहले फायर होते हैं। तो इस तरीके से ये 2 पैरेलल चीजें हैं और ये दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम पे आ गई हैं, जिसकी वजह से हमको ये चेंज देखना पड़ रहा है। चलिए, इस पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉला एंजल, जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो जुड़ गई हैं। पॉला, मेरा सवाल आपसे ये था, जब ये शो बनाने की बात हुई सुबह, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा कि शो का नाम क्या? कहते रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, लोग छोड़ रहे हैं? कहते हाँ। तो मैंने कहा लोगों को निकाला जा रहा है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये कैसी सी बात हो गई कि लोग छोड़ भी काफी दे रहे हैं, रेजिग्नेशन खुद भी दे रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है। ये किस तरीके का माहौल है इस समय? आप कैसे समझाएंगे इसको कि कंपनियां निकाल भी रही हो, लोग भी बहुत सारे काम नहीं करना चाह रहे हैं इस समय? देखिए, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी इकोनॉमी के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक पहलू है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, पर स्टार्टअप्स बाय डेफिनेशन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इकोसिस्टम है। तो अगर चल गया, अगर अच्छे से स्केल हो गया तो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डफुल है। और अब हमने देखे हैं काफी स्टार्टअप्स तो हाई रिस्क थे, पर जिन्होंने डिसरप्शन किया, तो बाय डेफिनेशन हाई रिस्क ही है। अभी जो आप देख रहे हैं इकट्ठा हो रहा है, एट्रिशन तो पहले से ही था। एट्रिशन मतलब लोग छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जा रहे थे। अभी जो आप ले ऑफ्स की बात करें, वो अभी थोड़ी तकलीफ की, पूरी ग्लोबल सिनारियो में तकलीफ है। तो ऑब्वियसली स्टार्टअप में तो असर होगा ही, फंडिंग का असर भी है, बिजनेस मॉडल्स भी जो डिसरप्टिव थे शायद सभी नहीं चल रहे, और बेसिक्स जिसके बिजनेस मॉडल में ज्यादा पैसे लग रहे थे वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो 3 चीजें इकट्ठा आई है। पर एट्रिशन जब होता था, जब स्टार्टअप्स वर लूजिंग एम्प्लॉइज, दूसरे स्टार्टअप में जा रहे थे या बड़ी कंपनीज में जा रहे थे, तब ये दूसरे रिएक्शन जो स्टार्टअप फाउंडर्स का था कि ये थोड़ा कंपेटिटिव मार्केट हो गया। अभी ये उल्टा हो रहा है क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी है पूरी सिनारियो में, और फंडिंग इतनी इजीली नहीं हो रही है, तो काफी ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो ये एक साइकिल है। आप अगर पीछे देखिए 2008 में हुआ है, 2000 में हुआ है, वो काफी एक्सटर्नल चीजों से भी होता है। हाँ, थोड़े लास्ट 5-6 साल में थोड़ा ज्यादा ही वैल्यूएशन और ज्यादा ही फंडिंग हो गई थी, इसलिए रिक्रूटमेंट ज्यादा हो गया था, ज्यादा पर्क्स थे। पर जैसे अभी आपके दूसरे स्पीकर ने बताया, लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है स्टार्टअप में, अर्निंग कभी ज्यादा होती है कभी कम भी होती है। पर स्टार्टअप का एक माहौल आप कंपेयर नहीं कर सकते ट्रेडिशनल कंपनी से या मल्टीनेशनल से, उसमें उसका पेस ही अलग होता है, तो ऊपर जाता है नीचे भी आता है। तो ये थोड़ा साइक्लिकल है, स्टार्टअप्स को राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है,
पर थोड़ा जो हीटेड एनवायरनमेंट हो गया था उसमें ये आउटकम थोड़ा एक्सपेक्टेड था। बड़ा आप ही से एक सवाल लूंगा। देखिए, हमने बात कर ली स्टार्टअप्स की जहाँ पे फायरिंग हो रही है, एक एट्रिशन की बात करते हैं। मैं ना थोड़ी सुबह ही आज एक इंस्टाग्राम की रील मेरे पास आई, तो एक राजकुमार की पुरानी पिक्चर का एक सीन मेरे पास आ गया, तो उनमें वो कहते हैं कि मैं BA पास हूँ, मैं तो डबल जवान हूँ, मैं 2 जगह काम कर सकता हूँ और मैं तो ईमानदार भी हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो मुझे याद आया कि एक दौर था, आज से पहले, जब जो युवा होते थे वो शहर में आते थे और जो नौकरी मिल जाए वो करते थे और एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ते थे। और आज भी आप जो बहुत सारे जो शिखर पे बैठे लोग हैं, आप उनसे पूछे तो कहेंगे कि यार मैं शुरुआत बहुत नीचे से करी थी। क्या वो दौर अब बदल गया? अब हिंदुस्तान का जो युवा है वो कहता है कि कोई काम नहीं चलेगा, काम बताओ क्या है, कितना समय का काम होगा, वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस होगा कि नहीं? क्या वो हिंदुस्तान अब अलग जगह आ चुका है? हाँ, जो अभी जो युवा है उनके पास काफी चॉइसेस है। पहले सिर्फ 10-15 कंपनीज थी जो एकदम एस्पिरेशनल कंपनीज होती थी। अभी काफी, ये अच्छी बात है, हिंदुस्तान में काफी कंपनियां बढ़ गई हैं और जो स्टार्टअप्स में फंडिंग आई है उसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने लोगों को और चॉइसेस दिए हैं। तो थोड़ा युवा जो है, यंग लोग हैं, वो देखते हैं कि अरे उसके पास पे वो ऑफिस इतनी अच्छी है, उसमें जिम भी है, ये भी है, तो थोड़ा जो काम है, लर्निंग है, उससे थोड़ा हटके लोग दूसरी चीजों का सोचने लगे युवा। तो वो देखिए, जब आप स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ मेहनत करके क्या सीखना है, कहाँ पहुंचोगे, वो सोचना चाहिए, नहीं कि मुझे कितना कंफर्ट है। फिर भी जो कल्चर होता है कंपनी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपनी एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट कैसे है, उनके लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, आगे स्कोप क्या है, वो भी सोचना चाहिए। तो थोड़ा सुपरफिशियल हो गया था, लोग ज्वाइन कर रहे थे कि अच्छा इसकी ऑफिस बहुत बढ़िया है, उसमें कैंटीन बहुत अच्छी है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें यहाँ ऑफ साइट होगा। तो ये थोड़ा ये बेसिक नहीं है। जब आप शुरू करते हैं इसमें कुछ लर्निंग नहीं होता, क्विक फिक्स होता है। तो ये थोड़ा कल्चर गलत है। जो देखना चाहिए ये युवा लोग ने, ये अच्छी कंपनी है। देखो, बिजनेस मॉडल फेल भी हो सकते हैं क्योंकि आप डिसरप्शन कर रहे हैं, तो ये तो होगा। लेकिन अगर कल्चर अच्छा है, यानी अगर वो कल्चर पॉजिटिव है, भले ही काम ज्यादा हो लेकिन उसमें सीखना मिलता है, उसमें कुछ नई चीज आप बना सकते हैं, तो वो और कल्चर ऐसा हो कि लीडरशिप एम्पैथी दिखाती है यंगस्टर्स के लिए, उनको ज्यादा उत्साहित करते हैं, तो वो कल्चर देखना चाहिए, ना ही कि जस्ट ऑफिस कैसी है और फॉरेन ट्रिप्स होंगी कि नहीं। वो बात गलत है और वो थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉजिटिवली सोचे और एम्प्लॉयज भी ऑब्जेक्टिवली सोच सके कि ये कंपनी में रिस्क क्या है, रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे। ऐसा ही नहीं कि मैं तो बिलियनर हो जाऊंगा, ये यूनिकॉर्न हो गया। सभी को स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, एक साथ सब नहीं होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से कानून का डंडा चला है। दरअसल सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली में स्थित ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। दरअसल ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसमें लोगों की नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। बता दें कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां नौकरी देने के बदले लोगों से जमीनें ली गई थीं। वहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नौकरी पाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर्स बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी अपने दर्शकों को इन स्टॉक्स को चुनने के अपने कौशल को शो करने का एक मौका दे रहा है। वास्तव में आप कितने अच्छे शेयर बाजार पर नजर रखते हैं, नब्ज पकड़ते हैं, इस बात को चेक किया जाएगा। आप कितने सटीक हैं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश को प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतर रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर आप SKS SMS करें या फिर www.sensexkasuperstar.com पर लॉगिन करके एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं।
बीएसई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड प्रस्तुत करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार की इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे एक प्रतियोगी हैं सुधीर जी बिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वहां ये लोगों को इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। सुधीर जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुधीर जी, आप बताएं कि प्रतियोगिता को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपने इसमें हिस्सा कैसे लिया? एक दिन मैंने आपका चैनल खोला ईटी नाउ स्वदेश, तो उसमें देखा मैं ये ऐड आ रहा है कि सेंसस का सुपरस्टार कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और उसमें आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए मैसेज कर सकते हैं। मैंने उसी टाइम देखने के बाद ये मैसेज किया और मेरे मन में ख्याल ये इसलिए आया कि मैं इसमें जाके पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि एज ए ब्रोकर मैं अभी बहुत सारे कस्टमर को डेली बाय डेली, डे बाय डे उन लोगों को मैं बहुत सारे सलाह हम लोग देते हैं। अभी ये खरीदना चाहिए, ये बेचना चाहिए, ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, युद्ध की वजह से इसके ऊपर ये असर आएगा, महंगाई की वजह से इसके ऊपर स्टॉक को लेना चाहिए या इसको बेच के भी निकल जाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यदि नेशनल प्लेटफॉर्म पे ये मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इसको यूज करूं और इसमें पार्टिसिपेट करूं। अच्छा सुधीर जी, आप ये बताइए कि सेंसेक्स का सुपरस्टार जीतने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आपने कुछ खास रणनीति बनाई है इस प्रतियोगिता के लिए? जो अभी मार्केट में चल रहा है और अभी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हो रहा है मार्केट में चारों तरफ, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो स्टॉक या जो सेक्टर लगेगा कि अभी ये आगे जाने वाला है या अभी ये पिछड़ने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे स्ट्रेटेजी हम अपना बनाएंगे और बना करके एक्यूरेट रिसर्च प्रोवाइड करेंगे। और यदि मैं उसमें हमारा जो भी बाई सेल यदि सही होगा, मैं सबसे ऊपर ही रहूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।